अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हमारे शो का वेट कर रहे हैं। वेट तो कर रहे होंगे भाई, बड़े सारे आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं और बहुत खुशी होती है जब आप हमारे शो को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जी, आज के शो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं स्किन केयर की। स्किन केयर के लिए हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आपको एक ऐसे मसले का हल बताएंगे जो कि यूजुअली कॉमन तो है लेकिन उसका हल बड़ा मुश्किल से मिलता है। जो स्टैटिक्स क्लिनिक्स में जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ा महंगा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसके अलावा इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो क्यों ना घर में ही घरेलू टोटका आजमाया जाए, ये रेमेडी आजमाई जाए। और ये रेमेडी है निशानों के लिए जो कि आपकी स्किन पे पड़ जाते हैं, दाग धब्बों के लिए, झाइयों के लिए, और जो सन बर्न हो जाता है या जले हुए निशान होते हैं या पुराने निशान होते हैं, स्कार्स होते हैं, झाइयाँ होती हैं, उनके लिए ये रेमेडी है। तो आपने करना ये है कि आपने जो है वो पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट कैसे बनेगा? पेस्ट के लिए आपने लेना है एलोवेरा जेल 2 चम्मच और फिर आपने उसमें विटामिन ई मिलाना है। अच्छा, अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसमें ग्लिसरीन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छा सा पेस्ट बनाना है एलोवेरा जेल लेके और विटामिन ई लेके। उसके बाद विटामिन ई के जो 2 अदद कैप्सूल हैं वो आपने इसमें मिक्स करने हैं। पेस्ट बनाने के बाद आपने अच्छे से फेस वॉश से मुंह धोना है। उसके बाद ड्राई करके आपने ये पेस्ट लगाना है और कम से कम 2 से 3 मिनट तक रोज़ाना आपने ये पेस्ट लगाना है और 1 महीने तक ये रेमेडी आपने कंटिन्यू करनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन से जो भी झाइयाँ हैं, जो भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डिहाइड्रेशन है, वो गायब हो जाएगी और आपको ये रेमेडी जो है बहुत पसंद आएगी। तो ये रेमेडी ज़रूर आजमाएं। यह है बेहतरीन स्किन के लिए, यह है घरेलू आजमूदा टोटका और यह है बेहतरीन रेमेडी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड। हमारे मुल्क में अगर हम क्रिकेट की बात करें ना, तो वहीं उसके पैरेलल अब फुटबॉल जो है ना वो बच्चों में बहुत फेमस हो रही है। इस हवाले से कई सारी एकेडमीज़ हैं जो कि अब सामने आ रही हैं और जब भी समर वेकेशंस होते हैं तो ये बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि जी इन एकेडमीज़ में एडमिशन कराया जाए। मगर सवाल ये है कि इसके फ़ायदे भी बड़े सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए शौक़ बड़ा महंगा है। अब वाकई ये शौक़ महंगा है या फिर एकेडमीज़ ने इस शौक़ को महंगा बनाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर उस लेवल की जो फ़ुटबॉल है वो नहीं खेली जाती कि हम लोग जाके प्राइवेट क्लब से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। उसके लिए मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ता है। जैसे आप यहाँ खेलते हैं, फिर दुबई के किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं, फिर इंटरनेशनली, और जिस तरह से आप हमारे लियारी के जो है बच्चे हैं उनको देखते हैं तो वो तो अमेजिंग है। वो तो कहते हैं कि जी घर घर में वहाँ पर जो बच्चा है ना वो फुटबॉल का मास्टर है। तो इस खेल के बारे में, फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए जो है वो हमें ज्वाइन किया है सादिया शेख ने, जो कि फाउंडर हैं दिया वुमेन फुटबॉल क्लब की। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। आप बताइए, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, ये बताइए कि बच्चों में जो फुटबॉल का क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी अच्छा साइन है और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स का इतना शौक़ होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ये जो स्पोर्ट्स है ये बड़ा एक्सपेंसिव है या फिर एकेडमीज़ ने वालिदैन के लिए इसको मुश्किल बना दिया है? देखिए जी, पहले तो ये स्पोर्ट बड़ा चीप होता था। एक बॉल की जरूरत होती थी तो हम सब पैसे इकट्ठे करके ले लेते थे। जी। ग्राउंड की जरूरत होती थी, उस पे 2 पत्थर लगाते थे एक तरफ और दूसरी तरफ 2 पत्थर और स्टार्ट हो जाते थे। अब बिकॉज इंटरनेशनली हम लोग इस पे काफी अबूर हासिल कर चुके हैं, तो इट हैज बिकम अ रिच मैन गेम और यू कैन से रिच वुमेन्स गेम। क्योंकि आपके ग्राउंड्स एक तो बहुत कम है कराची में, और जो ग्राउंड्स अच्छे हैं, सेफ हैं, उनके इतने किराए हैं कि कोई आम बच्चा या आम बच्ची उसको नहीं किराए पे कर सकती है। तो आप अगर आप खुले में इसको देखें, लड़का तो खुले में खेल सकता है, लड़कियां नहीं खेल सकती। they cannot play on the road. तो it has become a very expensive game. बॉलों का जब से वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान ने सप्लाई करना शुरू किया है, पहले जो बॉल 500 की मिलती थी अब वो 1500 की मिल रही है। It's being multiplied by 3. So now it has become a very expensive sport.
तरह से आप कह रही हैं ना कि बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बच्चों में फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर पेरेंट्स आपको नज़र आएंगे कि वो मुख्तलिफ क्लब्स में जा रहे होते हैं, क्लब्स की फ़ीस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर इसके लिए जो कहना चाहिए इस स्पोर्ट्स के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अब बच्चों में क्रेज़ होता है जी हमें मेसी वाले जूते चाहिए, मेसी वाले जूते या उसकी कॉपी भी जो होती है ना वो अफोर्ड करना पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल है। आप ज़रा बताइए कि आपका खुद फुटबॉल क्लब है, आप किस तरह से जो है वो अरेंज करती हैं सारी चीज़ें, पेरेंट्स को क्या कहते हैं आप लोग, कितने मंथ की ट्रेनिंग कराते हैं, किस तरह से बच्चे आपके पास आते हैं, फुटबॉल खेल कर जा रहे होते हैं, सीख कर जा रहे होते हैं, ज़रा आप बताइए कि आपके जो फुटबॉल क्लब है उसमें क्या कुछ हो रहा है। देखिए जी, हमारा जो फुटबॉल क्लब है उसकी फीस सबसे कम है, क्योंकि हमें प्रमोशन करनी है और गर्ल्स से तो हम 1 रुपया नहीं लेते, इट्स फ्री ऑफ दैट्स ग्रेट सादिया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और अगर बेटियां बहुत दूर से आ रही हैं, सो वी इवन प्रोवाइड देम ट्रांसपोर्ट। ये गर्ल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉयज बाइक या करवा के आ सकता है या बस में भी आ सकता है, नॉट गर्ल्स। सेकेंडली, इक्विपमेंट हो, यूनिफॉर्म्स वगैरह हो, वी प्रोवाइड देम आवरसेल्व्स। तो इसके लिए बच्चियों के लिहाज से तो बहुत हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे भी जैसे मेट्रोविल हो गए, लियारी हो गए, कोरंगी के बच्चे जिनमें टैलेंट होता है और वो कर सकते हैं, तो वी सपोर्ट देयर ट्रांसपोर्टेशन। और जो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, वी ट्राई कि हम उनका ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं हम उनसे फीस नहीं लेते। ये आसकस के क्या कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ प्लीज आप इस बच्चे की 1 साल की फीस उठा लें। अच्छा, उससे ये होता है कि टैलेंट ऊपर आ रहा है। ग्राउंड्स का मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा था कि माशाल्लाह मैं 3 से 4 मैं जॉब्स करते हूँ, तो ग्राउंड की जो जो मेरी तनख्वाह का एक हिस्सा ग्राउंड में चला जाता है, मगर देयर आर सम पीपल जो अपने ग्राउंड्स हमें बहुत आम उससे अगर आप देखें तो चीपली दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई मेरा मोटिव है नॉट अर्निंग मनी बट क्रिएटिंग प्लेयर्स, क्रिएटिंग स्टार्स फॉर पाकिस्तान। सही। अच्छा सादिया, बिल्कुल इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं और फुटबॉल का क्या स्कोप है। वैसे तो माशाल्लाह से आप देखिए कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन ये जो क्लब लेवल पर फुटबॉल है इसमें जो बच्चे खेलते हैं या यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं उनका क्या स्कोप है, वो इंटरनेशनली आगे कैसे जाते हैं, उनके लिए क्या जो है वे आउट है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी गॉसिप की जो कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लोगों में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। अब आप जब सोशल मीडिया देखते हैं या फिर आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे रील्स आ रहे होते हैं जिसमें कई सारे स्टार्स जो हैं वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे स्टार्स ये करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को कोई कॉमेंट कर देते हैं जिसके ऊपर कोई बहस हो जाती है, फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग की सी सूरत इख्तियार हो जाती है कि उधर से लफ्ज़ी गोलाबारी, फिर इधर से तनकीद और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब इस तरह की भी गॉसिप है कि जो लोग दुनिया में मौजूद नहीं हैं उनके बारे में भी जो है कमेंट करना या उनके बारे में भी बात करना। अब ये जेस्चर कैसा है, क्योंकि यूजुअली हमने ये देखा है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम उनसे सीख के आगे जा रहे होते हैं। लेकिन अगर जिस शख्स ने किसी से भी सीखा है, एक लफ्ज़ भी सीखा है और वो उसकी अगर बुराई करे या बुरा गुमान रखे तो ये बड़ा बुरा जेस्चर होता है। और फिर आप अपने बाद आने वालों को क्या बता के जा रहे हैं, उनको क्या सिखा के जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है खुरम भाई मौजूद हैं, खुरम सुहेल जो कि शोबिज़ जर्नलिस्ट हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। खुरम भाई, क्या हो रहा है भाई, ये इतनी सारी गॉसिप और उन लोगों के बारे में जो अब इस दुनिया में भी नहीं है और इस तरह के बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने जो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं थे, मतलब उनको देख के लोगों ने ड्रामे देखना शुरू किए, उनको देख के लोगों ने एक्टिंग करना शुरू की, सीखना शुरू किए। जी खुरम भाई। जी देखें, बुनियादी तौर पर 2 बड़ी बातें मोटी मोटी। जी, पहली बात तो ये कि जब माशरा जवाल पजीर होता है
तो वो अकेले जवाल पजीर नहीं होता, वो अपने साथ तमाम शोबों को भी जवाल पजीर करता है और तमाम शोबे उसमें डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। तो बदनसीबी है हमारी कि हमारा माशरा जवाल पजीर हो रहा है। हम जब पाकिस्तान बना था तो हम एक बड़ा रोशन ख्याल माशरा थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा बतौर माशरा हमारी तनज़्ज़ुली शुरू हुई और वो होते होते अब यहाँ तक पहुँच गई है जिसका ताज़ा मंजरनामा अभी आपने बयान किया। तो ये तो हो गया माशरे की जवाल का नोहा। तो अब इसमें आप क्या शोबिज ले लें, आप इसमें मजहब को ले लें, सियासत को ले लें, कोई भी शोबा ले लें, उसमें आपको अफसोसनाक मामलात नजर आएंगे। अच्छा, जो कि बिल्कुल। अब हम क्योंकि गॉसिप की बात करें ना सुहेल भाई, तो ये बताइए कि हो क्या रहा है, किसने किसको क्या कहा, जरा बताइए इनसाइड अपडेट्स क्या हैं और फिर जवाबात क्या आ रहे हैं, क्योंकि जी जी बिल्कुल बताइए। ये गॉसिप्स नहीं है, गॉसिप्स तो बड़ा लाइट सा लफ्ज है, हंसी मजाक के लिए होता है। बहुत सीरियस किस्म की क्रिटिसिज्म हो रहा है सीनियर्स एक्टर्स की तरफ से अपने से पहले गुजर गए हुए अदाकारों पर या अदाकाराओं पर और अब मौजूदा लोगों पर। तो उसको जरा देख लेते हैं और नाम ले लेते हैं, कोई मजाइका नहीं है, बात वाज़ेह हो जाएगी। फिरदौस जमाल साहब की पॉडकास्ट बहुत डिस्कस हो रही है इन दिनों। उन्होंने बात की और अच्छा, थोड़ा सा जो लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं आया हूँ, आप मुझसे मसाले लगा के पूछ लें बातें और मैं भी भड़क जाऊं, तो आपको एक ऐसा क्लिप मिल जाएगा जो वायरल हो जाएगा और आपका नाम काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये उनकी बेईमानी है और उनकी नीयत की खराबी है कि वो जानबूझ के ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, लोगों को ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल खुरम भाई, लोगों को ट्रिगर करते हैं और उनको उकसाते हैं कि वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि अगर उन्होंने किसी से इंटरव्यू लेना है तो वो इंटरव्यू को इंटरव्यू की हद तक ही रखें, लेकिन वो उनको ट्रिगर भी कर देते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जी जी, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अब एक तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है और लोग ये जहन में रखें कि अगर कोई शख्स ये बात कर रहा है, इतना बड़ा आदमी, तो उसके पीछे वजूहात क्या है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, फिरदौस जमाल साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मैं उनसे मिला भी हूँ। बहुत ही उम्दा और नफीस शख्सियत हैं, बेहतरीन अदाकार हैं और वो बड़ी हक सच की बात करते हैं, वो लगी लिपटी नहीं रखते। अच्छा, लगी लिपटी रखना एक अलग बात है और किसी को का किरदार कुशी करना एक अलग बात है। उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने बड़े एहतराम के साथ अपनी राय दी और बताया अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के बारे में भी और जो बड़े सीनियर लोग थे जो गुजर गए। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, उन्होंने ख़याम सरहदी साहब का जिक्र किया। अब ख़याम सरहदी साहब मेरी नज़र में पाकिस्तान में, अगर मैं इंडिया से मुवाजना करके समझाने के लिए बताऊं, तो इंडिया में जो मकाम इरफान खान का है ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में वो मकाम ख़याम सरहदी का है, अदाकारी में, मेथड एक्टिंग में, चीज़ों में। अच्छा, अब फिरदौस जमाल जैसा आदमी ही उन पे तनकीद कर सकता है, क्योंकि फिरदौस जमाल साहब खुद एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग का। तो अगर उन्होंने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, उनकी राय है, तो उसको मिर्च मसाला लगा के पेश करने की क्या जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इस बात पर आई एग्री विद यू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं खुरम भाई, कि अगर किसी सीनियर ने अपने ही एरा के या अपने ही बैच के कुछ लोगों के बारे में कुछ कह दिया है या उन्होंने कुछ फील किया है, तो उसको कोई पॉजिटिव कमेंट लेके टेकअप किया जा सकता है, लेकिन उसको भी क्रिटिसिज्म के ज़ुमरे में लाया गया। एंड हम जो बात करते हैं ना कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बड़ा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फिर वो आने वालों को क्या बता के जा रहे हैं, कल को कोई उनके बारे में बात ना करे। मैं जिस बारे में बात करी थी ना, मैं इसी बारे में बात करी थी कि उनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह से बात कर रहे हैं तो कल को कोई इनके बारे में भी ऐसे बात करेगा। लेकिन शायद जब आपने किसी के साथ बहुत अरसा काम किया हो, आपको किसी के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। और आई गेस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इतना गलत नहीं है। जी जी खुरम भाई। जी, अब देखें, बहुत मैंने बताया फिरदौस जमाल साहब एक क्लासिक की शख्सियत हैं। जी, जी, जी। और उनके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो अब जैसे तलत हुसैन साहब के बारे में उन्होंने बात की, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। तलत हुसैन साहब से मेरी दोस्ती भी थी, तलत हुसैन साहब से मेरी जाती ताल्लुकात थे, घरेलू ताल्लुकात थे, लेकिन उनकी जो शोहरत है कि वो अदाकारी करते थे तो पॉजेस बहुत लंबे लंबे लेते थे,
तो लेते थे भाई, वो एक उनका अंदाज था। अब वो अंदाज एक्टिंग के लिहाज से अगर कोई दूसरा एक्टर कह रहा है कि ये ज्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है, हाँ। तो वो एक एक्टर दूसरे एक्टर के बारे में राय दे रहा है ना। हम और आप कौन होते हैं, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं उस पे मिर्च मसाला छिड़कने वाले। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें कुछ चीजों को तमीज सीखने की जरूरत है, हमारे हाँ। लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, और हमें कदर करने की जरूरत है बड़े लोगों की। ये सारे बड़े लोग हैं जिनका जिक्र फिरदौस साहब ने किया, और जो फिरदौस साहब खुद हैं, फिरदौस जमाल साहब। अब देखें, यहाँ मैं एक मिसाल दूंगा जी। नए लोगों में से माहिरा खान की, कि माहिरा खान को ये तमीज है। उन पे आप लाख क्रिटिसिज्म कर लें, मैं बहुत उन पे बोलता रहता हूँ, मुझे उनकी एक्टिंग नहीं समझ आती, अच्छा। लेकिन वो इतनी अच्छी इंसान है। जब फिरदौस जमाल साहब ने माहिरा खान पर तनकीद की ना, माहिरा ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी क्योंकि बात। जो बात आप और मैं कर रहे हैं, यकीनन माहिरा का स्टैंड वही होगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा एक्टर, अगर वो कह भी रहे हैं तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, उनकी राय है। तो ये रवैया होना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ ये रवैया अब खत्म हो गया। हाँ। अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है, बात बात पे लड़ने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे होते हैं। हाँ। और इनको घर की तरबियत खत्म हो गई। शर्म आनी चाहिए सोशल मीडिया पे जो ये हरकतें लोग कर रहे हैं, और स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से आप ये बात करें ना खुरम भाई, इसमें इस तरह का पहलू भी है कि अब अगर किसी एक्टर ने, जिस तरह से आपने कहा ना कि वो बहुत सीनियर है, अब अगर किसी एक्टर ने किसी एक्टर को कुछ कह दिया तो उनका आपस का मामला भी हो सकता है, ठीक है। अब उनके जवाब में बाकी लोग उठ के जब जवाब देते हैं ना, तो वो फिर क्रिटिसिज्म भी होता है, फिर सोशल मीडिया ट्रोल भी होता है। अगर आप इंडिया के एक्टर्स को ले लें, अगर आप इंडिया के एक्टर्स के बारे में ही बात करें, तो उनके इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के मुंह पर बता रहे होते हैं कि आपका ये गलती है। आप तो जो है वो जब गाना गा रहे होते हैं या डांस कर रहे होते हैं, वो अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि जी सलमान खान जो है वो तो अच्छा डांस नहीं करते, शाहरुख खान जो है वो अच्छा रोमांस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा फला एक्टर तो ये करता है, आप ये करते हैं। वो आपस में भी इस तरह से बात कर रहे होते हैं। आमिर खान कहते हैं कि मुझे इस चीज में बड़ी मुश्किल हुई, मैंने इस चीज को बड़े तरीके से सीखा। वहां पर इनफैक्ट हाँ बिल्कुल, वहां पर जो होस्ट बैठे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई हमने बड़ी मुश्किल से सीखा, हमसे ये काम नहीं हो रहा था तो हमने इसको बड़े मुश्किल से किया। वो बता रहे होते हैं और आपस में एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है। उसकी क्या वजह नजर आती है खुरम भाई? क्योंकि आप तो इस क्राइटेरिया में रिपोर्टिंग करते हैं, आप इन लोगों के साथ मिलते हैं, क्या वजह लगती है आपको? अच्छा, एक तो ये कि मैं रिपोर्टिंग नहीं करता, मैंने हमेशा इंटरव्यूज किए हैं या शो कंडक्ट किए हैं एज जर्नलिस्ट। मैंने कहा कि आप रिपोर्टिंग भी करते रहे, इंटरव्यूज भी करते रहे। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, रिपोर्टिंग कभी नहीं की मैंने। अच्छा, तो रिकॉर्ड सीधा करने के लिए मैंने बोला। जी जी देखें, बात ये है कि एक तमीज और तरबियत होती है, एक तरीका होता है, एक हुस्न अखलाक होता है। हाँ। हमारी रिवायात थी, हमें तरबियत मिलती थी। हाँ। हम किसी जगह काम करने भी जाते थे ना। हाँ। तो वहां भी पहले सिखाया जाता था कि भाई पहले जरा तुम उठना बैठना सीखो, जी, बात करना सीखो। हाँ। चीजों, फिर काम सीखना। तो अब वो मैंने जो शुरू में बात की थी उसका ताल्लुक इसी बात से है। हाँ। कि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो हमारा माशरा एक रोशन ख्याल माशरा था। हाँ। तरबियत का इदारा मौजूद था, लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, सीखते थे, और हर बात को अना का मसला नहीं बनाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो तनज़ुली शुरू हुई, जवाल शुरू हुआ। अब ये हाल है कि एक जरा सी बात पे, अभी इस वीडियो पे जो आप लोग डालोगे, पता नहीं कितने लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे। वो जानते भी नहीं मैं कौन हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ। लोग आपको जानते हैं खुरम भाई, ऐसी बात नहीं है, लोग आपको जानते हैं। नहीं, लेकिन मतलब ये आप कैसे कह रहे हैं? आप माशाल्लाह इतने अच्छे इंटरव्यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी जो है वो न्यूज के बारे में बताते हैं, खबर ब्रेक करते हैं कि भाई ये नई मूवी आने वाली है, अब ये कुछ हुआ है। पीपल नो यू। जी खुरम जी, लेकिन बस मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव पहलू है, जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं इन्फ्लुएंसर्स को बहुत दाद देता हूँ उसकी। क्योंकि पॉजिटिव बात भी कर लेना, आज तनकीद बहुत कर दी हमने अपने दोस्तों पर। वो ये है, वो पॉजिटिव बात ये है कि ये जो मीम्स बनाते हैं ना, ये बड़ी मजे की, ये एक अच्छा तरीका है। मतलब अगर किसी की तज़हीक किए बगैर, किसी की बेइज्जती किए बगैर एक अच्छी लाइट सी मीम आप बनाते हो, शुगल मेला लगाते हो, और किसी बात को फनी अंदाज में पेश कर देते हो, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है।
ये पुराने जमाने में तंजो मिज़ा कहलाता था। हाँ। जब लोग लिखा करते थे तो वो कार्टून्स बन रहे होते थे या ये शुगुफ्ता जुमले लिखे जा रहे होते थे। अब मौजूदा दौर में उस चीज ने जगह ले ली मीम्स ने। तो मीम्स इन्फ्लुएंसर्स का और सोशल मीडिया का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अपना काम वो जारी रखें, मीम्स पे ज्यादा रहें, उस पे उनको व्यूज भी मिल जाते हैं, फॉलोइंग भी मिल जाती है और किसी का दिल भी नहीं दुखता। तो मेरा ख्याल है इस तरह से अगर वो इश्यूज को टेकअप करेंगे तो चीजें बैलेंस्ड रहेंगी। चीज़ें बैलेंस रहेंगी। चलिए खुरम भाई डिस्कशन करते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे। खुरम भाई से पूछेंगे भी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, क्योंकि हमने ये एटीट्यूड तो आपको बता दिया कि भाई हमारी इंडस्ट्री में ये सारा कुछ चल रहा है, गॉसिप हो, क्रिटिसिज्म हो, मिक्स हो के सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो जाती है। मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री में जितने भी हमारे सीनियर हैं या हमारे जूनियर एक्टर्स हैं वो आपस में जब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं तो किसी एक शख्स ने अगर किसी दूसरे शख्स के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है तो वो ये ज़रूर सोच ले कि जो उनके जूनियर्स हैं फिर वो उनसे ही सीखते हैं और फिर वो उनको वैसा ही रिप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स ने किसी एक्टर के ऊपर कोई कमेंट कर दिया है तो वो उन दो लोगों का मामला है। तो अगर बाकी लोग उस मामले में नहीं बोलें तो वो जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी नहीं बनती। बट आजकल जो रिवाज है, जिस तरीके से अभी खुरम भाई कह रहे थे कि लोग जानबूझ के इस तरह के इंटरव्यूज़ करते हैं, लोग लोगों को ट्रिगर भी करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं या कोई बंदा आपसे बात कर रहा होता है तो फ्लो में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि लोग कर देते हैं, उसका मकसद या उनका जो इंटेंशन है वैसा नहीं होता। अब ये तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप किसी को कोई बात कह रहे हैं तो एक एक बात को तो आप एलिब्रेट करके नहीं समझाएंगे, तो इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, आप जब बोल रहे होते हैं और आप बैठे होते हैं और आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी सिचुएशन बाकियों को नहीं पता होती कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लिए बोला गया था, वो किस तरह से हो गया। तो कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए और जिनका मसला हो उनकी हद तक ही रखना चाहिए। अच्छा जी, खुरम भाई से अब हम पूछते हैं ड्रामास के बारे में। आजकल जो मैं ड्रामास देख रही हूँ उसमें है जी हमराही, बड़ा अच्छा जा रहा है, उसमें बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं दानिश तैमूर की ही। बाकी अच्छा, इसके अलावा एक और ड्रामा है जो कि बुशरा आपा का ड्रामा है। यस्टरडे आई सॉ दैट ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इकबाल हुसैन साहब ने उसको डायरेक्ट किया है या उसको लिखा है। उन्होंने ऑब्वियसली उसको लिखा है, तो जिस तरह से वो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं दैट्स अमेजिंग। और उसमें जो कुछ दिखाया गया है, जो कुछ बताया गया है, वो यूथ को सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और ड्रामा है रहमत, जो कि बहुत अच्छा है और 7 डेज़ अ वीक आता है। तो मैं तो आजकल ये सारे ड्रामास देख रही हूँ और हो सकता है मैं कोई ड्रामा भूल भी रही हूँ। एक और ड्रामा है जिसका जिक्र कर रहे थे खुरम भाई, विंटर लव का। इसके अलावा उनसे पूछते कि भाई कौन से टॉप 3 ऐसे ड्रामाज हैं जो वो देख रहे हैं और आजकल इन हैं या आजकल लोग पसंद कर रहे हैं। तो खुरम भाई ज़रा बताइए कौन से टॉप 3 ड्रामाज हैं पाकिस्तानी जो आजकल चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जी देखें, जो इस वक्त ट्रेंडिंग में ड्रामे हैं, अगर आप देखें तो मीम से मोहब्बत बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अच्छा। और बहुत इसकी मैं देख रहा हूँ, शोहरत भी है, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ। और उसमें जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं सारे। और दूसरे नंबर पर दायान मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मैं भी शयाद का ड्रामा। और उसकी एक्टिंग तो अपनी जगह, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन डिजाइन है और वो बाकी चीजें हैं वो भी बहुत अच्छी। और फिर आसपास एक ड्रामा है जो कि बहुत सारे नए और सीनियर अदाकारों पर मुश्तमिल है, वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छा इजाफा है और लोग उसको देख रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो ये 3 ड्रामे जो मैं देख रहा हूँ और ट्रेंडिंग में भी ऊपर है। जी। और इसके अलावा एक ड्रामा विंटर लव के नाम से मावरा हुसैन का है जो कि ट्रेंडिंग में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी बेहतर खेल है। अच्छा। और वो बेहतर इस लिहाज से है कि मावरा हुसैन हमारी वो अदाकारा हैं जो अंडररेटेड हैं, जिनको समझा नहीं गया या जिनके काम को सही तरीके से इंसाफ नहीं हुआ कि उन्हें उस तरह का काम दिया नहीं गया। अच्छा। तो अब आप इस खेल को अगर आप देखें तो इसमें उनकी सलाहियतें हमें नजर आ रही हैं। ड्रामा ओवरऑल कोई खास उसमें दम नहीं है, कहानी में बहुत सीधी सीधी कहानी है, क्लाइमेक्स नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मावरा का काम बहुत उसमें मुतासिर कुन है, इतने महदूद स्क्रिप्ट के अंदर भी। तो अगर उन्हें कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो मैं तो बल्कि ये कहा करता था एक जमाने में कि ये सबा कमर का यंगर वर्जन है। अच्छा,
सही। इतना इतना टैलेंट है हमारी इस अदाकारा में। हाँ। तो इसलिए मैंने इस ड्रामे को मावरा की वजह से देखना शुरू किया सही। और फिर वो मुझे मायूस नहीं किया उन्होंने। तो ये तजर्बा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता हाँ। कि आप हर बार ट्रेंडिंग को देखकर ही देखें ड्रामा। देखें, आप हाँ। ट्रेंडिंग से हटके भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ। बाज दफा लोग इसलिए अंडररेटेड हो जाते हैं हाँ। कि वो बेचारे ट्रेंडिंग तक नहीं आ पाते। बिल्कुल। अच्छा, तो और ट्रेंडिंग आखिरी पैमाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ट्रेंडिंग आखिरी पैमाना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब चैनल स्विच कर रहे होते हैं, कोई ड्रामा आपकी नज़र से गुजरता है, आपको वाकई उसकी कहानी अच्छी लगती है, उसमें जो एक्टर्स हैं अगर वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हों और वो बहुत रिनाउंड ना भी हो, तब भी आप वो ड्रामा देख लेते कि नहीं भाई एक डिफरेंट सी स्टोरी है, एक डिफरेंट सी कहानी है। तो जिस तरह से आपने ये जिक्र किया ना, इसी तरह एक और ड्रामा है बुशरा आपा का, जो कि बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है और वो सारा सिनारियो जी 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 मैं चाहूँगी ज़रूर आप उसके ऊपर बात करें, अगर आपने वो देखा है या उसको थोड़ा सा और भी किया तो। मैंने वो देखा है, उसमें फिरोज खान भी हैं और बुशरा अंसारी हैं और वो भी अच्छा प्ले है। हाँ। मतलब ठीक है, मतलब मैंने उसकी 1-2 एपिसोड्स देखी, ज्यादा नहीं देखा उसको, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं सारे अदर। मुझे लगता है हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ग्रूम हुई है, बहुत ग्रूम हुई है और बहुत बेहतरी आई है इसमें। स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हुआ है। हाँ। तो लिहाजा ट्रेंडिंग में आप, मतलब यहाँ बात समझने की है कि चीजें ट्रेंडिंग में नहीं भी है ना, हाँ। लेकिन आप देखें जरूर, मौजू के एतबार से, अपनी पसंद के एतबार से आप सिलेक्ट करें। जैसे इस ड्रामे का आपने जिक्र किया, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने इसकी 1-2 एपिसोड देखी है। हाँ। और फिरोज खान ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग। और एक नई अदाकारा है कोई, हाँ। मुझे नाम नहीं उनका आता, लेकिन मैंने वो देखा पहली बार, कोई उनका खेल मेरी नजर से गुजरा। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रही है वो, जो फिरोज खान के साथ पेयर में काम कर रही है। सही। चलें बिल्कुल, बस यही है कि अच्छे अच्छे ड्रामास बने और हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो राइज करे और हमें ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे एक्टर्स। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई आपके कीमती वक्त के लिए, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा जी, शो में यह वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और आपको पता ही है कि मैट्रिक के पेपर्स हो रहे हैं और आज भी सिंधी का पेपर जो है वो मैट्रिक का है। और क्या सूरत हाल है, करंट क्या सिचुएशन है अभी इस वक्त, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या नई SOPs आई हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, नकल माफिया जो है उसके खिलाफ क्या क्रैकडाउन हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अख्तर राई साहब मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा जी, बिल्कुल। अब जो पेपर्स हैं मैट्रिक के वो जारी हैं, करंट सिचुएशन क्या है ये बताइए। नकल माफिया सरगर्म थी, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, अभी जगह जगह से फिर भी जो है वो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, अभी क्या आप सिनेरियो देख रहे हैं, क्या करंट SOPs जारी की गई हैं? जी देखिए, बोर्ड की इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बड़ी कोशां है कि इस पर क्रैकडाउन किया जाए। मुख्तलिफ इदारे भी जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर नाकाफ़ी एफर्ट्स हैं। इससे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि बाज़ सेंटर्स के अंदर तो आजकल भी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। और जहाँ तक पेपर आउट होने का सिलसिला है, वो भी अर्ली मॉर्निंग या एक आधा घंटा पहले पेपर आउट भी हो रहा है। तो इससे एक ऐसी लर्निंग आनी चाहिए कि अगर अभी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं भी कर पाते तो कम से कम आइंदा का लाहे अमल जो है वो बोर्ड को पूरा साल बैठा रहता है, लास्ट में एग्जाम्स होते हैं तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और सिंध के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मावनत कर सकते हैं उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब क्योंकि ये जो नकल माफिया सरगर्म होती है, फिर मुख्तलिफ सेंटर्स की सूरत हाल हमारे सामने आती है, जो स्टूडेंट है उसके जहन पे क्या असरात होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, वो क्या सोचता है, उसकी मतलब जहन साजी के लिए कितनी नेगेटिव बात है कि मतलब अगर एक स्टूडेंट तैयारी करके गया है और वहाँ पर इस तरह से अगर चीटिंग हो रही है और वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका तो मोराल बहुत डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली ये होता हुआ आ रहा है। हाँ। आजकल बहुत कम, आप 100 में से एक बच्चा जो है वो मोटिवेटेड शायद नजर आता है, मगर हाँ। जिस तरह के हालात देखता है तो वो नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूं। उनको पता है कि दूसरे तरीके से लोग जो है वो अच्छे नंबर्स, अच्छे ग्रेड्स ले जाते हैं, डिमोटिवेशन होती है। तो इंतजामिया को चाहिए
पेरेंट्स को खास तौर पे मैं हमेशा इल्तिजा करता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको बोलें कि बेटा आप अपनी मेहनत से जो काम करोगे वही आपको आखिरत में काम आएगा, यानी दुनिया में जी प्रैक्टिकल जिंदगी में काम आएगा। प्रोफेशनल नंबर लाइफ 2, में काम हम आएगा। हमेशा तजावीज दे चुके हैं, अभी भी मैं देना चाहता हूँ कि जितना पेपर की डेवलपमेंट से लेकर पेपर की तरसील तक यानी सेंटर तक पहुंचाने का काम जो है, ये पहला फंक्शन बोर्ड को प्राइवेटाइज करना होगा। जी सिर्फ और सिर्फ उस सिक्योरिटी कंपनी को देना होगा जो कैश कैरिंग का काम करती है, बैंक में लेके जाती है कैश और डिलीवर करती है। उनको सेंटर्स की लोकेशन के पर जो है 5, 10, 15 मिनट पहले बंडल देना है, अपनी आंखों के सामने सील ओपन करवानी है, जैसे कैश डिलीवरी वैन और वो कंपनीज करती हैं। अगर इस पे काम कर दिया तो आपकी नकल जो है वो 50 से 60% खत्म हो जाएगी। हाँ। इस पे हमारी सीएम साहब से, अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट से, मिनिस्टर साहब से, बोर्ड के तमाम चेयरमैन से ये इल्तिजा है कि खुदारा एक फंक्शन आप सिक्योरिटी कंपनी को दीजिए। आप देखिए कि पेपर आउट भी नहीं होगा, पेपर लीक भी नहीं होगा और ऐसे नौनिहाल बच्चों का मोरल जो है वो डाउन भी नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले भी ना कई दफ़ा ये बात हो चुकी है, ये जो पेपर लीक होने का सिस्टम है कि भाई आपको खबर आती है कि जी पेपर होने से 2-3 घंटे पहले जो है वो पेपर आउट हो गया है और फिर एक हलचल मची हुई है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि ना तो मैं पेपर बना रही हूँ, ना आप पेपर बना रहे हैं, ना वालिदैन, ना वो स्टूडेंट, तो जो पेपर बनाते हैं ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो किसको हैंड ओवर करते हैं। इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, इसके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए कि ये इनिशिएट कहाँ से हो जाता है। एग्जैक्टली इसी का ही मैंने सॉल्यूशन बताया है। हाँ। और एक्चुअली क्या है कि कंट्रोल करना चेयरमैन साहब के हाथ में नहीं है, सेक्रेटरी के हाथ में नहीं है, एडहॉक बेसिस पे जितने भी लोग आर्जी तौर पे आते हैं कंट्रोलर्स, उनके हाथ में भी नहीं लगता, क्योंकि वो लफ्ज जो माफिया का यूज किया जाता है वो लगता है बहुत सुपीरियर है। हाँ। इदारों ने बड़ी कोशिश की है, एफआईए ने कोशिश की है, कुछ इस तरह के लोग पकड़े भी गए हैं। अगर उनको सजाएं ठीक मिलेंगी तो शायद कुछ हो पाएगा, अदरवाइज इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा रिलायबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं से स्टेक होल्डर जो उनके साथ उस नेटवर्क में शामिल लोग हैं वो ये काम करते हैं। तो लिहाजा इसका एक ही सोल्यूशन है जो बारहा जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से हम तजवीज़ देते हैं, वो हमारी तजवीज़ पे अमल किया जाए। हाँ। 1 साल जो है ये पहला फंक्शन प्राइवेटाइज करें, पेपर की डेवलपमेंट से लेकर और पेपर के तरसील तक का, प्रिंटिंग तरसील तक यानी पहुंचाने तक प्राइवेटाइज करके देखें। आप देखिएगा रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा आपको। सही। अच्छा ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, ये तो हमने सिस्टम की बात कर ली, अभी जो कुछ भी होता है ये पेपर शुरू होते हैं, उसके साथ ये खबरें भी शुरू हो जाती हैं। अब इंटर के पेपर शुरू होंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छे से हो जाएं। ये बताएं कि थोड़ी सी हम बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, और ये अवेयरनेस सबको होनी चाहिए कि आप कोई भी शॉर्टकट इख्तियार कर लें, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाते हैं, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, जब आप बैठे होते किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए, उस वक्त आपकी काबिलियत ही चलती है। तो किस तरह से ओवरऑल, अगर किसी ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो तैयारी करे, अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो तैयारी करे, अगर किसी को लगता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि वो सीएस में जाना चाहता है, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनकी तैयारी स्टूडेंट्स को कैसे करनी चाहिए, उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वालिदैन या स्टूडेंट्स अगर इस तरफ सोचते भी हैं कि वो कोई शॉर्टकट इख्तियार करके आगे चले जाएंगे तो वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने होते हैं और उसमें आपकी नॉलेज ही चाहिए होती है। जी अख्तर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स को बच्चा जैसे ही वो बड़ा होता है तो इस तरह के ख्वाब नहीं देखने चाहिए कि मुझे बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। हाँ। आपने ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत के साथ एक बच्चा दिया है। अल्लाह ताला ने जो सोचा है, जिस तरह का तालीम दी, जिस तरह का जहन इसको दिया है, हमें इस तरह से इसको यानी कि दे हैव टू नो देयर चाइल्ड। उस बच्चे को अकॉर्डिंगली तालीमी इदारों में कैरियर काउंसलिंग का प्रोसेस तेज करना होगा, अवेयरनेस का तेज करना होगा, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन देनी होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी, हैंड्स ऑन लर्निंग बच्चा होगा तो खुद ही पता चल जाएगा हैंड्स ऑन लर्निंग में वो इंजीनियर लगता है या हैंड्स ऑन लर्निंग में वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा बनते हुए नजर आता है। तो
जब ये कैरियर काउंसलिंग का प्रोसेस और मोटिवेशन और पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चे राइट जॉब पे जाएंगे, राइट प्रोफेशन चूज करेंगे। क्योंकि यही बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि राइट पर्सन और राइट प्लेस नहीं है। फिर इस वजह से क्या है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। तो जब वो मैट्रिक करते हैं, जब फैकल्टी लेवल पे जाते हैं, यानी कि एफएससी वगैरह करते हैं, तो वो सही चूज कर सकेंगे, अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस की तरफ सही जा पाएंगे। और उनको हमेशा, हमें सब लोगों को, पूरे सोसाइटी को ये मोटिवेशन देनी है उन नौनिहालों के, कि आप अगर काबिल हैं, आप अगर अपने स्किलफुल हैं, एसएलओ बेस एजुकेशन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस ले रहे हैं, क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं और क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, और आप अपनी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए कोशा हैं, तो आपका जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, स्काई इज द लिमिट। फिर जो है हमारे कॉलेजेस से जो बच्चे जिस वक्त पास आउट होंगे, उस वक्त खास तौर पे उनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों सालों में कैरियर काउंसलिंग का एक सब्जेक्ट मुतारिफ कराना चाहिए। हाँ। जो जॉब फ्यूचर्स में मिलने वाली हैं, उन्हीं जॉब्स की जो डिमांड है इंडस्ट्रीज के साथ, उसको अलाइ करना बहुत जरूरी है। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन इंडस्ट्रीज के हिसाब से बच्चे को तैयार नहीं करती। फिर जाहिर है कि वो सिर्फ एक नौकर बना रही है, ज्यादा सर्टिफिकेट आ जाते हैं, उसके बाद उनको दोबारा से स्किल सीखने पड़ते हैं, या फिर वो उनका बुरा हाल होता है, वो अपने आप को बरसरे रोजगार नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा मासी मसला पैदा हो जाता है। तो लिहाजा इसके फ्यूचर्स के जो प्रोफेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पर इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। आने वाले वक्तों में दुनिया कहाँ जा रही है, उसके लिए काम करना जरूरी है। खासतौर पे अभी अल्फा जनरेशन, रोबोटिक जनरेशन है, अल्फा जनरेशन एआई जनरेशन है। अब आपको पता है कि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, हमारी हर बात में तो पेट्रोल यूज होता है। सब्जी लेने जाओ पेट्रोल, तालीम हासिल करने जाओ पेट्रोल, नौकरी पे जाओ पेट्रोल, यानी हर बात का पेट्रोल फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। इनको इतना बनाएं कि वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और वो अर्न भी जो है इंटरनेशनल करेंसी में कर सकें और मार्केट में उनकी डिमांड हो। अब नौनिहाल बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी है कि एक नौनिहाल बच्चा पाकिस्तान का, कराची का, 26 साल का, देखने के वो बिलियनियर बन गया। उसने अरबों रुपए की, उन्होंने एक आईटी के अंदर डेवलपमेंट की, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन को हर तालीमी इदारे में दिखाना होगा, बताना होगा, और ताकि उनके अंदर भी मोटिवेशन आए। बिल्कुल मोटिवेशन आए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो स्टूडेंट्स 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अगर उनको नई कोई चीज़ समझ आती है वो रट्टा मार लेते हैं। ये जो रट्टा कल्चर है, रट्टा सिस्टम है, इससे जान छुड़ानी होगी। आप याद रखें, बिल्कुल आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, आप ऐसे लिखना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब लिखना चाहते हैं, ज़रूर लिखें, याद करके भी लिखें, लेकिन कम से कम आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं, आप किस बारे में, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका सवाल है, एक्चुअली वो क्या है, आपने क्या लिखना है, ताकि अगर आप अपने पास से भी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ हो। दूसरी बात, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया पर आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली टीनेजर्स हैं, 9 मैट्रिक में जो बच्चे अब आएंगे, 7 या 8 में हैं या 9 मैट्रिक में हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो इम्प्रेस है इस बात से कि जी सोशल मीडिया पर देखिए वो उसने जिम जाना शुरू कर दिया है, फ़लाँ बच्चे ने जो है बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, अगर महंगा स्कूल होगा तो ही ग्रेड अच्छा आएगा, अगर हमें इंग्लिश आती होगी, अच्छी इंग्लिश आती होगी तो ही हमारा फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल, इंग्लिश वक्त की ज़रूरत है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपकी बुक है उसमें 20 चैप्टर्स हैं, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, उसमें 11 चैप्टर्स हैं, आपको पहले वो पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में क्या है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अब इंटरनेशनली अगर कम्युनिकेशन करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान देना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ाते हैं वो भी उस तरह के कोचिंग नहीं है कि लोगों को समझ आ सके। जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो भी स्टूडेंट को समझ नहीं आती। किस तरीके से तरीक़ाकार बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जी अख्तर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ कन्वे की है हमारे नाज़रीन को।
आप यकीन कीजिए हमारे न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने स्किल्स फॉर फ्यूचर इंट्रोड्यूस किए हैं। इस वक्त ग्रेड 1 की जो अल्फा जनरेशन है जो कि 7-8 क्लास तक पहुंच चुकी है, वो जनरेशन रोबोटिक और एआई है। उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाने हैं, उनको कम्युनिकेशन सिखाना है, उनको सोचना बात करना सिखाना है। आज भी चाहे एआई आ गई है, एआई सोचती नहीं है, एआई तो डेटा ड्राइवन है। जो डेटा मौजूद है उसको आंसर करेगी। आप क्रिएटिव हैं, ह्यूमन की रिप्लेसमेंट नहीं है। इंसान को सोचना आना चाहिए, सवाल करना आना चाहिए। जो कि सवाल करेंगे उसका जवाब बेशक टेक्नोलॉजी देगी, मगर आप क्रिएटिव कैसे बनेंगे। तो हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स है फॉर फ्यूचर है वो हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे तालीमी इदारों में ये बहुत अच्छा कामयाब जो है एक प्रैक्टिकल हो रहा है। हम स्टैम्प लैब के अंदर स्टैम्प एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग है, ब्लॉक बिल्डिंग है, बच्चे चीजें बना रहे हैं, रोबोट असेंबल कर रहे हैं। आज रोबोट असेंबल करेंगे। अब हम क्यों जापान और नीदरलैंड और बहुत से ममालिक है, वहां बच्चों के खिलौने भी क्रिएटिविटी वाले होते हैं। वो खिलौने ऐसे नहीं होते कि यहाँ भी एक बाजा मिल गया जो बाजा बजाते हैं बच्चे ईद के दिन, या वो गन मिल गई कि प्लास्टिक की गन ठस ठस ठस। तो जब हम बच्चों को खिलौने ऐसे देंगे, वहां पर खिलौने बच्चे रोबोट असेंबल करते हैं। कार है वो 10 चीजें बन सकती हैं, वो रोबोट बन सकता है, वो ट्रक बन सकता है। देखिए जब तक सेंसर से या ऑटोमेटिक इस तरह की चीजें प्रोग्रामेबल नहीं होंगी, हमारे स्कूलों के अंदर ये हम काम प्राइवेट सेक्टर कर चुका है, शुरू हो चुका है। मगर तालीमी इदारे जो गवर्नमेंट में है वहां पर अभी तक इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। वो जो रोट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वो खत्म है, अब टोटली स्किल बेस है। आइए हम बच्चों को पढ़ाएं, जदीद तालीम दें। ये वो नस्ल नहीं है कि जो रोड एजुकेशन से रटे लगा लेगी, ऐसे लिख लेगी। क्रिएटिव राइटिंग कराएं, क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि क्रिएटिविटी होगी तो खुद से सेल्फ राइटिंग करेंगे ना। अल्लामा इकबाल कायदे आजम हाई स्कूल XYZ के रटे लगवा देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमें ग्रेड मिल गए। दिस इज नॉट फेयर। प्लीज हमारे बच्चों को, ये उस पाकिस्तान के बच्चे हैं जो पाकिस्तान दुनिया में उभर रहा है, इसने इंशाल्लाह उभरना है। वालिदैन को चाहिए कि वो क्वालिटी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज ना करें, सिर्फ नंबर की दौड़ में ना लगे। ऐसे स्कूल तलाश करें जिन स्कूलों में क्रिएटिविटी है, जिन स्कूलों की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ताकि जो है बच्चे कुछ करना सीखें, कुछ पढ़ना सीखें, कुछ काबिलियत पैदा हो। बिल्कुल, ये वही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने अख्तर साहब। ये वही बात है कि अगर किसी स्टूडेंट का A1 ग्रेड है और उसने रट्टा मार के जो है वो कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं, अच्छे पेपर्स कर लिए हैं, उसके अच्छे ग्रेड आ गए, लेकिन उसके पास उस तरह से स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अगर वो बड़ी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लेता है तो बात वही होती है कि वो किस तरह से वहाँ पे जो है वो सरवाइव करेगा। वो बच्चा क्या करेगा जब उसने वाकई थ्रू आउट अपनी जो पिछली लाइफ है उसमें उतना नहीं पढ़ा हुआ, ज़िंदगी के तजर्बात से उसने वो चीज़ें ऑब्जर्वेशन में नहीं लेकर आया, तो वो कैसे आगे चीज़ें गो थ्रू कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है जैसे आप बात कर रहे थे ना कि बाहर ममालिक में लोग अगर टॉयज़ भी लेके आते हैं छोटे बच्चे, तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि अच्छा जी ये अगर टॉय है तो ये कैसे बना होगा, इसका क्या काम है, ये किस तरीके से जो है ना वो चलता है एंड ऑल दैट। यहाँ पर जो है वो ब्रेन बिल्डिंग करने की बड़ी ज़रूरत है। स्कूल्स में ये समझाने की ज़रूरत है कि ठीक है आपने सवाल का जवाब तो लिखना ही है, और हमारे यहाँ जो एक कल्चर है कि जी कॉपी आपने बहुत ज़्यादा फिल करनी है, आपने अगर 2 कॉपीज़ ले ली हैं, 2 कॉपी ले लिए, 1 कॉपी लेनी है, अच्छे से उसमें कुछ लिखना ही है, तो फिर वो कुछ लिखिए जो कुछ आप अच्छा जानते हैं, फिर आप वो लिखिए जो डिफरेंट हो, फिर आप वो लिखिए जो आपने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, तो आप टॉप करते हुए A1 ग्रेड लाते हुए भी अच्छे लगेंगे। वरना शायद वो B ग्रेड हासिल करने वाला बच्चा जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है वो शायद आपसे आगे निकल सकता है क्योंकि वो स्किलफुल होगा। जी अख्तर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बस रट्टों के पीछे लगे हुए हैं। अब यकीन कीजिएगा आप मार्केट में पढ़े लिखे जो लोग हैं लेगोज लेके बच्चों को दे रहे हैं, यानी कि असेंबलिंग वाली चीजें लेके दे रहे हैं कि बच्चा क्रिएटिविटी करे, कुछ असेंबल करे, कुछ बनाए। मैंने इसीलिए वो 26 साल पाकिस्तानी उस बच्चे की बात की है जिसने माशाल्लाह एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिसको आपको पता है कि कितने बड़ी ऑफर मिली है, ये एक नाम है। इस तरह के कई पाकिस्तानी बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कूल्स में हैं और वो हमारे तालीमी इदारों में, जिसमें ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ये काम हो रहा है। और हमें काम करने दीजिए, हमें परेशान मत कीजिए, मगर हमें यकीन कीजिएगा अभी पिछले 2-4 दिनों से ये चली आ रही है
फीसों के प्रॉब्लम्स हैं, जी। ये चाह रहे हैं कि जी जून जुलाई क्यों लिया जा रहा है, ये चाह रहे हैं कि जी आप क्यों लेते हैं फीस। भाई अच्छा। आप क्या चाहते हैं कि जून जुलाई में हम जो बिल्डिंग खाली है हाँ। उसको क्या किसी बाड़े चले वाले अख्तर को, साहब, वो तो किसी भैंस वालिदैन की वाले वो को किराए रिजर्वेशन पे है दे और वो दो? तो एक ऐसा जिस टॉपिक है तरह कि से उसके ऊपर तो एक अलग से जो है वो जिस हमें तरह जी शो जी जिस रखना तरह मेरी पड़ेगा। बात सुनिएगा, जी जी जिस जी। तरह से प्राइवेट हाँ। सरकारी इदारों की बिल्डिंगों में भैंसें बांधी जाती हैं, जून जुलाई में हम क्या यहाँ पर भैंसें बांधेंगे या हम दूसरा काम करेंगे? क्या किराया नहीं देना हमने लैंडलॉर्ड को? क्या अपनी जो टीचर्स हैं उनको सैलरीज नहीं देनी हमने? यानी कि इतना क्यों हमें तंग किया जा रहा है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स, हम 18-20 किस्म के तो टैक्सेस देते हैं, हाँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस, बल्कि सही। इससे ज्यादा। वो आप सिर्फ कंसर्न ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का पेरेंट्स बिल का। उठा के जी जी देख लें, बिल्कुल अख्तर उसमें साहब। 7 टैक्सेस हैं। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, स्कूल के बिल में 7 टैक्सेस हैं जो हम दे रहे हैं। ठीक। इस तरह अच्छा। से आप देखेंगे, आपको हाँ आंखें खुल जाएंगी कि हम अख्तर साहब, 2 जो दर्जन बात आप कह रहे हैं आपकी टैक्सेस दे रहे आपकी हैं। जानिब से आपकी बात ठीक होगी, लेकिन जो पेरेंट्स की रिजर्वेशन होती है मोस्टली इसके ऊपर जब हमने शोज किए तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि ओवरऑल पहले से ही फीसेज इतनी हाई होती हैं तो फिर जून जुलाई में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं आदतों की। कैसी आदतें? ऐसी आदतें जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दें पॉजिटिविटी में, सक्सेस में। जी हाँ, अब हम बात करने लगे हैं कि वो कौन सी हैबिट्स होती हैं, वो कौन सा लाइफस्टाइल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको चेंज कर सकता है, आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकता है, आपका मोराल हाई कर सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइफ कोच हैं रूसा मोहसिन। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रूसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, सब आप बताइए मैं कैसी हैं? ठीक बिल्कुल ठाक ठीक हैं? ठाक। रूसा, हम बात कर रहे हैं ऐसी आदतों की, ऐसी हैबिट्स की, ऐसे लाइफस्टाइल की जो कि हमारी लाइफ को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दे। एक ज़बरदस्त चीज़ ऐसी होती है कि आप जब अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लेकर आते हैं ना तो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, आप बेहतरी का बिल्कुल, सोचते हैं, बिल्कुल। आप सोचते हैं कि आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कोई अच्छी कुकिंग रेसिपी हो या फिर साइंटिफिकली कोई काम। तो वो कौन सी आदतें हैं बिल्कुल। जिनसे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा सबा, जब अभी पिछले दिनों मैं ट्रेनिंग करवा रही थी, कोई 200 लोग थे। हाँ। उन 200 लोगों को मैं एक चीज मैसेज जरूर पहुंचा के गई हूँ कि आप जिंदगी में आज जहां पे भी हैं, आप, मैं, कोई भी जो हमें सुन रहा है आज, वो इसलिए है कि वो छोटी छोटी आदतें जो उन्होंने रोज वो करते थे, इस वजह से वो आज उस मकाम पे हैं जहां वो खड़े हुए हैं। तो ये जो आदतें हैं ना, ये हम समझते नहीं है। ये बाज़ोकात ये छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स जो है ना, हमारी आगे की जिंदगी बताती है कि हम कामयाब होंगे जिंदगी में या नाकामयाब होंगे। मतलब एक छोटी सी मिसाल ही क्यों ना ले लें, हम कहते हैं जी जिंदगी में आप जब रोजमर्रा आदतें करते हो तो एक चीज उसमें हमेशा कहते हैं कि यार आप सोचें भी पॉजिटिव, मुस्बत सोचिए आप। ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 2 लोग जो है वो सूरज को देख रहे हैं। सही। एक कह रहा है कि ये सूरज जो है ये जा रहा है, ठीक है, ये ढल रहा है, और एक कह रहा है नहीं ये सुबह कल फिर आएगा। हाँ। ये वही वाली बात हुई जो मुझे कहानी याद आ रही है कि एक शख्स अपने पोते को जिंदगी के बारे में बता रहा था कि देखो हर किसी के शख्स की जिंदगी में 2 भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया वो होता है जो मनफी सोच होती है, जिसमें बुरी आदतें होती हैं, जिसमें नाफरमानी, जिसमें आप झूठ बोलना, जिसमें आप देर से उठना, ये तमाम चीजें हैं। और एक होती है, एक भेड़िया वो होता है जो मुस्बत सोच होती है, जिसमें उम्मीद होती है, जिसमें हौसला होता है, जिसमें अच्छी आदतें होती हैं। तो वो पोता कहता है कि दादा जान तो ये बताएं कि जब 2 भेड़िए हैं और दोनों में ये आपस में जंग है, तो फिर जीतता कौन है? तो उन्होंने कहा वो जीता है जिसको तुम खुराक देते हो, यानी कि जिसको तुम फीड करते हो। तो आज जो आदतें आप अपनाएंगे वही डिटरमिन करेगा कि आप कल किस मकाम पे पहुंचेंगे। अब कौन सी आदतें हो सकती हैं? देखिए, एक तो है बहुत दफा हमने कई किताबें भी लिखी गई, कई दफा सुना कि सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत समझी जाती है। क्यों? बिकॉज आप इस तरीके से सोचें कि अगर आप जल्दी उठेंगे देन ऑल्सो आप अपने दिन को एक पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी तमाम लोगों से बहुत पहले। हाँ। यानी कि वो तमाम चीजें जो दिन में भाग दौड़ में रह जाती हैं, जो उसमें सबसे बड़ी आदत, अच्छी आदत वही है अपने आप को वक्त देना।
ये जो आदत है ना, ये आता है आपके सेल्फ केयर में भी, ये आता है मुस्बत सोच में भी मुब्तला, मतलब लेके जाता है आपको। फिर आपकी अपने साथ वक्त गुजारना जो है वो आगे सारा दिन क्या करना है, छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स क्या करनी है, वो भी डिटरमिन करेगा सुबह सवेरे अपने साथ वक्त स्पेंड करके। तो ये एक छोटी आदत, ये बहुत लोग करते हैं, कामयाब लोग अपने साथ वक्त जरूर गुजारते हैं। उसके साथ साथ जो है हम अगर जिंदगी जिस तरह एक गाड़ी का पहिया होता है ना, तो उसी तरह जिंदगी के भी पहिए होते हैं। मतलब एक आपका हो गया रिलेशनशिप वाला सेक्टर, एक आपका हो गया स्पिरिचुअल वाला कि आपका और खुदा के साथ क्या रिश्ता है, फिर बंदों के साथ क्या रिश्ता है, फिर आपका अपने साथ क्या रिश्ता है। अच्छा, फिर वर्जिश करना दिन में, ये भी बहुत अच्छी आदत है, ये होनी चाहिए हर शख्स में। जिंदगी में एक बात पे हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि चाहे आप कितने भी मसरूफ हो दिन में, चाहे आप कितना ही ओवरवेल्म ना हुए हुए अपनी जिंदगी से, ओवरवर्क ना हुए हुए, स्ट्रेस ना हुए हुए हो, वर्जिश जरूर कीजिए। वर्जिश एक्सरसाइज कर लीजिए, बाहर नहीं जा सकते 15 मिनट 20 मिनट वॉक कर लीजिए, कहीं भी आप अपने घर के इर्द-गिर्द कोई नजदीक पार्क में चले जाएं या छत पे कर लें। तो एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। फिर रीडिंग करना, कोई ना कोई चीज रात को सोने से पहले या दिन में किसी वक्त 10-15 मिनट आपने कोई बिल्कुल ही मुनफरिद किताब जो आप शायद समझे वो आपका डोमेन ही नहीं है। मतलब अगर बिल्कुल ही ऐसी मैं बोलूं कि आपने कभी सोचा भी नहीं हो, मैं इसके बारे में मैं किताब उठा के लेके आया हूँ। आप मेरे पीछे भी देख ली होंगी, किताबें पढ़ी हुई हैं, तो एक शौक है। तो बिकॉज आप जब ज्यादा रीड करेंगे तो फिर जाहिर है दुनिया के बारे में मुख्तलिफ, आप जब महफिलों में बैठेंगे तो आपके पास बहुत सारा मवाद होगा बोलने को, तो ये बहुत मैटर करता है। तो एक तो ये चीज है। फिर दूसरी चीज ये बेसिकली मैं तो सबा ये कहूंगी कि आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं बोलती जाऊंगी और आदतें जो है ना खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये वो चंद आदतें हैं जो कि हर शख्स में कहीं ना कहीं हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। सही, बिल्कुल। और ये आपकी पर्सनालिटी को जो है वो बेहतर बनाती है, डिफाइन करती है। कॉन्फिडेंट अभी जो सबा मैं आपको ये बता रही थी ना, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, वो बेसिकली मकसद ये था कि जो डिजिटल दुनिया है ना जी, उसकी भाग दौड़ में पॉज कैसे करें, तो उस पॉज के लिए ये हैबिट जरूरी है। ये मकसद था मेरा बताना कि छोटी छोटी हैबिट्स अडॉप्ट करें, बिकॉज आप ओवरवेल्म हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से भी। लाइक जैसे आपने बताया ना कि आप सुबह जल्दी उठें, फिर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, फिर आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप अपनी सराउंडिंग में देखें। और बुक रीडिंग का जो आपने कहा ना उरूसा, ये बहुत ज़बरदस्त हैबिट है। जो लोग बुक रीडिंग करते हैं वो बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, उनको एक्चुअल में पता होता है कि जी क्या किसी चीज़ का बैकग्राउंड है, किस तरीके से तहम्मुल मिजाजी चाहिए, किस तरीके से तसलसल चाहिए। क्योंकि हम जिस तरह से रील्स देखते हैं, आपको पता है कि 1 सेकंड की भी रील होती है, 2 मिनट की भी रील होती है, 1 मिनट की भी रील होती है। तो हमें बहुत आदत हो गई है जल्दी जल्दी भाग दौड़। तो इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हमारी अपनी पर्सनालिटी बहुत पीछे रह जाती है, और शायद हम भी बहुत पीछे रह जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें वो समझ नहीं आ रही होती है जो चीजें बाकी लोगों को समझ में आ रही होती है, जिन्होंने बाकी किसी चीज को ऑब्जर्व किया होता है या पढ़ा होता है। तबाह हमारा फोकस जो है ना वो तबाह हो गया है। ये हमारे मोबाइल की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रही है। आज आप किसी से पूछे ना, वो किताब तो ले आएंगे जाके शॉप से, वो मजा भी आते हुए मैंने नई किताब ली है, जरा अच्छा लगता है ना, लेकिन उससे पूछेंगे पढ़ी भी है? नहीं, वो 1 महीने से पढ़ी टाइम नहीं मिला, 2-3 पेजेस पढ़े लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं सब लोग कंप्लेन करें, पढ़ा नहीं जा रहा हमसे, पढ़ा नहीं जा रहा। क्योंकि अब सबा वो स्टिम्युलेट होता है माइंड अब विजुअल से, मतलब टीवी से, रील से, आपने जैसे भी बोला ना मोबाइल में हम तस्वीरें देख रहे हैं, तो विजुअल हमारा एलिमेंट अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जो हम पढ़ते हैं ना वो हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें ना थोड़ी देर बाद इसमें ना 2 कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो कि वाकई कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ठीक है हम पढ़ भी लें, कुछ चीजें समझ भी लें। एक वो लोग हैं जो टोटल
सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि अगर किसी उनके जानने वाले ने या रैंडम किसी ने भी, जिसको वो जानते भी नहीं है, अगर उसने सोशल मीडिया पर कोई बहुत अच्छी रील लगाई है तो वो भी नेक्स्ट डे अच्छी रील लगाएं, अच्छी रील बनाएं। सोशल मीडिया को कंटिन्यू करना बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी पीछे रह जाती है, आप पीछे रह जाते हैं, तो ये फिर आपके लिए एक बैड इम्पैक्ट है। यानी आपने कहा ना कि अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो वो सोशल मीडिया का जो कहना चाहिए ना डिजिटल डिटॉक्स, वो करने की बड़ी ज़रूरत है। और वो किस तरीके से होगा उस पर हम बात करते हैं रूसा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि जो सोशल मीडिया कंटिन्यू रखने की आदत होती है, हर वक्त लोग सोशल मीडिया पर लगे हुए होते हैं, कभी इंस्टाग्राम, कभी लिंक्डइन, कभी फेसबुक। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन दैट सेंस कि इसको किस तरीके से कम टाइम दिया जाए और बाकी कामों पर फोकस किया जाए, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि अच्छी आदतें कैसे अपनाई जाएं और अच्छी आदतों में जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा उरुसा, मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रही थी कि दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया की रील्स को फॉलो करते हैं और फिर उस जैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं और सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। एक मेरे आपके जैसे लोग होते हैं जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो उन लोगों को फॉलो करते हैं जो कुछ अचीव कर रहे होते हैं, जिन्होंने वाकई अपना नाम बनाया होता है। तो लोगों को किस तरीके से आइडियलाइज करना चाहिए कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर कोई सोशल मीडिया पर रील्स देखना पसंद करता है तो प्लीज़ वाई नॉट देखें, लेकिन साथ साथ ये भी मोटिव साथ रखें कि उनके गोल्स क्या हैं, कौन सी हैबिट उनको बेहतर बना देंगी, कौन सी हैबिट जो है उनके लिए नुकसानदेह। ये बताइए उर्सा। बिल्कुल वही बात हो गई सबा कि आप देख तो रहे हैं कि रील क्या बनी है, लेकिन ये नहीं देख रहे उसके पीछे जो रील बनी है, जहाँ पे वो है उसके पीछे वो बहुत सारी मुख्तलिफ माइक्रो हैबिट्स यानी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जिसकी वजह से वो आज वो रील बना रहा है या उसके अंदर वो काबिलियत है। अब ये एक पॉइंट आप जब ये सवाल कर रही थी ना, बार बार मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि हम लोग ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि वो कितना आगे चला गया और मैं कहाँ पे रह गया, लेकिन हम ये नहीं देखते, ये नहीं देख पाते कि उसके पीछे वो आदतें हैं जिसकी वजह से उसकी आज वो पर्सनालिटी बनी है। ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये हमें वो बनाती हैं। हमारी जिस तरीके से कोयला जो है वो फिर एक हीरा बनता है, तो वो जो प्रोसेस है वो आदतें हैं छोटी छोटी जिससे वो निखार पैदा होता है। द हैबिट्स प्रोड्यूस दैट शाइन, वो आदतें आपके अंदर एक निखार पैदा करती हैं। ये नहीं हम समझ पाते कि वो आपकी एक सुनहरी पर्सनालिटी बना रही है। कितने लोग हैं सबा जो अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ये भी एक आदत है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप माँ के पेट से सीख के आएंगे बहुत सारी चीजें, नहीं, आपको ये बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से एक आदत बहुत अच्छी जो हम सब में होनी चाहिए वो ये कि सुबह उठ के अपना बिस्तर खुद बनाए। ये शो करता है कि आप कितना डिसिप्लिन है अपनी जिंदगी में। राइट, बिकॉज जो शख्स अपना बिस्तर नहीं बना पा रहा है वो किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करूंगा, सुधारूंगा, बेहतरी की तरफ लेके जाऊंगा। थोड़ा एफर्ट करके खुद तो देखें आप कि कितना सीरियस भी अपनी जिंदगी के बारे में। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो हम तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये हैबिट्स आपको बेहतर बनाती हैं, लेकिन आपने ये जो बात की ना कि जब सो के उठते हैं आप तो आपका बिस्तर ऐसे बिखरा हुआ होता है, आपका ब्लैंकेट पड़ा हुआ है और आप उसको ठीक भी नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे ही जा रहे हैं बाहर। तो स्टडी जो है वो भी एक रिसर्च के मुताबिक भी बहुत सारे जो हैं रिसर्चेस ऐसे सामने आए हैं कि जो लोग सोकर उठते हैं उसके बाद वो अपना फ्लो ठीक करते हैं, अपना जो बेडशीट है उसको ठीक करते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करके रखते हैं, फ्यूचर में वो मिलियनियर या बिलियनियर होते हैं। बिकॉज उनको पता होता है कि वो किस तरीके से अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करेंगे। वो अपनी हैबिट से अपने आप को बेहतर बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे क्या साइंस है, लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाकई ये हमारी तालीमात भी हैं, हमें कहा भी गया है कि भाई अगर आप सोकर उठे हैं तो आप जिस जगह से उठे हैं उस जगह को साफ करें। तो ये इन चीज़ों में ना बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी आदतों को बेहतर बनाते हैं और आगे चल के आप जब
कंसिस्टेंसी आती है ना आपकी पर्सनैलिटी में, तो यही शेड्स वो होते हैं जो खुल के सामने आ रहे होते हैं फिर। जी अरूसा। बिल्कुल। हाँ। सबा, ये चीजें हमारे अंदर डिसिप्लिन प्रोड्यूस कर रही है ना। Exactly. और सबसे अहम बात, जब आप अपना बिस्तर खुद बनाएंगे, जब आप जिस टेबल पे काम करें उसको साफ सुथरा रखेंगे, सबसे पहली चीज वो चीज नहीं ऑर्गेनाइज हो रही, आपका जहन ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो क्लटर्ड हुआ था ना जहन, कि ये भी है वो भी है, सब कुछ फैला हुआ है, करना क्या है, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे जाना है, मुझे पता ही नहीं, वेयर डू आई वांट टू गो। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता उनको कहाँ जाना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब कुछ क्लटर्ड अप हुआ है। तो पहले अपने इर्द गिर्द सब क्लटर को क्लीन करें ताकि ये क्लीन हो। तो इस वजह से वो लोग कामयाब होते हैं, बिकॉज वो खुद अपना डिसिप्लिन इस तरह जिंदगी में बनाते हैं कि यहाँ पे डिसिप्लिन फिर आ जाता है, यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं आप। तो यहाँ ऑर्गेनाइज हो गए, फिर तो आपको पता है मंजिल मेरी कहाँ है, बस आपने बस डिटरमिन हो के रेजिलिएंट शो करके आपने वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना होता है। और ये डिटरमिन होना बड़ा ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ये जो हैबिट्स होती है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को बताती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपको क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आप अगर सोकर उठे अपने बिस्तर का ख्याल रखें, फिर आपने जिस कप में चाय पी है तो कम से कम अगर कोई आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं, घर में आप कहीं पर हैं, आपने टीवी लॉन्ज में जो है वो चाय पिए, तो अपने चाय का कप जाके उठा के रख दें। ये आपकी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे काम है ना, ये आपको आगे बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इससे आप कंसिस्टेंट हो रहे होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में क्लियरेंस आ रही होती है, आपको पता होता है कि ठीक है, मैंने अपने पीछे भी कोई काम नहीं छोड़ना। हाँ बिल्कुल। सबा, इसी तरीके से जो बुरी आदतें आपके अंदर है ना, जब मैंने वो एक बात बोली ना, सुबह अपने साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करो, तो वो स्पेंड करके आपको पता चलेगा मेरे अंदर ये बुरी आदतें भी हैं, तो कट डाउन ऑन दोस बुरी आदतें। ये नहीं कि बुरी आदतें को भी लेके चल रहे हैं हम, बात तो सिर्फ अच्छी की कर रहे हैं, लेकिन बात ये हमें बहुत सारी बुरी आदतें भी हैं, दूसरों पे तनकीद करना, दूसरों के साथ मवाजना करना अपना। तो ये सारी चीजें ये हम अपने इर्द गिर्द ज्यादातर शख्स में देखते हैं कि बदतमीजी करना, गुजरते ताना दे देना किसी को, ये क्या है, बुरी आदतें ही है ना। कि बहुत ज्यादा जज करना किसी को, उसने क्या पहना है, वो किस तरीके के वो देखो वो क्या कर रहा है, ये क्या है, ये सारी बुरी आदतें हैं। इनके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे शो होना चाहिए हमारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, लेकिन आज हमने बड़ी जबरदस्त बातें की, बहुत शुक्रिया अरूसा, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। चलिए जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। सीरियस है।